कैसे मैं अपनी ही बहन की सौतन बनकर उसका ही घर उजाड़ दूं। आंखें नम कर देने वाली कहानी। जब से बुटीक से आई हूँ बार बार उस गोरी सी लड़की का चेहरा अनायास सी आंखों के सामने आ जा रहा है। हरे रंग की सलवार कमीज पहने, माथे पर दुपट्टा ओढ़े बुटीक के बाहर किसी लड़के से बात कर रही थी। साथ में एक 5-6 साल का बच्चा भी था। पता नहीं क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर उसे याद करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक दिमाग में एक नाम कौंधा, गुरकी। हाँ, हम सब उसे यही तो बुलाते थे। घर के पास वाले बस्ती में उसका बड़ा सा परिवार अपने पूरे कुनबे के साथ रहता था। वो 2 बहन थी। बड़ी बहन ज़रूरत से ज़्यादा सांवली और छोटी ज़रूरत से ज़्यादा गोरी थी। हालांकि दोनों बहनों का नाम कुछ दूसरा था, लेकिन सभी लोग उन दोनों बहनों के रंग को ही उनका नाम बना दिए थे, सांवरी और गोरकी। बड़ी वाली बहन सांवरी काफ़ी शांत और शालीन थी। वही छोटी बहन गोरकी बिल्कुल जिद्दी और ढीठ सी थी। दोनों बहन अक्सर अपनी माँ के साथ हमारे घर आया करती थी। दोनों बहन युवावस्था की दहलीज पर आ गई। इसी बीच बड़ी बहन की शादी तय हो गई। छोटी बहन अपनी बहन की शादी में लाल रंग के सूट में काफ़ी दमक रही थी, लेकिन बड़ी बहन की शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक ये खबर आई कि छोटी बहन कहीं चली गई है। घर वाले उसे कुछ दिन ढूंढे, फिर मन मार के अपने काम में लग गए। एक बार उसकी माँ मेरी माँ से कह रही थी, जीजी, हम रोज़ कमाने वाले लोग उसे क्या ढूंढें। पुलिस के पास जाएंगे तो वहाँ भी पैसा ही लगेगा। हम यही मान लेते हैं कि वो हमारी बेटी ही नहीं थी। एक ही बेटी से संतोष कर लिए हैं। पिता और भाइयों ने उसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी न की। फिर समय पंख लगा के उड़ गया। मेरी भी शादी हुई और आज अचानक से मेरी मुलाकात उससे हुई। मैं सोची माँ को फ़ोन कर उसके बारे में बताऊं, पर फिर सोची पहले खुद ही एक बार उससे बात तो कर लूं। फिर जिस दिन अपना ड्रेस लेने मैं बुटीक गई तो उस दिन भी मुझे दिख गई। पहले तो वो मुझसे नज़रें चुरा कर निकल रही थी, लेकिन मैंने जब आवाज़ दी तो वो पास आ गई और बोली, दीदी, आप मुझे पहचान लिया? मैं मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, तुमने नहीं पहचाना क्या मुझे? गोरकी थोड़ा झिझकते हुए बोली, पहचान तो आपको मैं उसी दिन गई थी, पर बोली नहीं, क्योंकि पता न आप मुझे पहचानते या नहीं। मैं बात का रुख बदलते हुए बोली, कहाँ रह रही हो? शादी कर ली क्या? गोरकी ने एक लड़की जिससे उस दिन बातें कर रही थी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारे पति हैं दीदी। फिर उस छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ आने को बोल चलने लगी। मैं भी यंत्रवत सी उसके पीछे पीछे आने लगी। कुछ तो उसके बारे में जानने की इच्छा और कुछ उसे यूं माना करना ठीक न लगा। 1-2 गलियां पार करने के बाद एक पक्के घर के एक कमरे में ले गई। वो एक कमरा क्या था, उसका पूरा घर ही था। साइड में टेबल पर गैस रखा था और नीचे ऊपर बर्तन और किचन का पूरा सामान। कमरे में एक चौकी थी जिस पर अभी तो कपड़ों का ढेर लगा रखा था। उसके नीचे भी सामानों का ढेर था। बच्चा घर पहुंचते ही का हाथ छुड़ाकर पास वाली गली में खेलने भाग गया। अब घर में सिर्फ हम और वो ही थे। गोरकी घर की इकलौती कुर्सी पर मुझे बैठाते हुए बोली, दीदी, मेरा छोटा सा संसार आपको कैसा लगा? मैं जो अभी तक पूरे घर का मुआयना कर रही थी, थोड़ा चौंकते हुए गोरकी की तरफ देखी, फिर उससे बोली, तुमने ऐसे शादी क्यों किया? मैं थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम घर से भागी क्यों? ये तुमने काफ़ी गलत किया। तुम्हें अपने घर वालों की याद नहीं आई? उनकी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल ना आया? उफ़, इज्जत का ख्याल। थोड़ी नफ़रत से वो मुस्कुराई तो मैं थोड़ी चौंक गई।
लेकिन वो बोलते गई। शायद वो अपने दिल के अंगार आज निकालने को तैयार बैठी थी। दीदी, अगर अपना ही इज्जत का ख्याल था तो मेरे घर वाले मुझे क्यों न ढूंढें। हम जिस समाज में रहते हैं वो सिर्फ लड़कियों को ही गलत मानता है, भले ही गलती उसकी ना हो। दीदी, आपसे हमारे घर की माली हालत छिपी न थी, लेकिन फिर भी दीदी की शादी में पापा और मम्मी ने अपनी हैसियत से बढ़कर दीदी को दिया लिया। दीदी भी खुश थी अपनी शादी से, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही दीदी को बच्चा न हो रहा था तो उनके ससुराल वाले उन्हें तंग करने लगे। बच्चे के बिना उनकी ज़िंदगी को ससुराल वाले नर्क बनाने लगे। एक बार पापा और माँ ने जीजा जी को समझाने की कोशिश भी की तो उनका जवाब सुनकर सब कोई सांप सूंघ गया। वो शायद बोलते बोलते थक गई थी, पास में रखे गिलास से पानी पीने लगी। क्या बोला था तुम्हारे जीजा ने? मैं उसके चेहरे पर नज़र गड़ाते हुए बोली, आप लोग अपनी छोटी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, तभी आपकी बड़ी बेटी को मैं रखूँगा, वरना नहीं। बोलते हुए उसने मेरी ओर देखा। सच कहती हूँ दीदी, मैंने अपने जीजा से कभी कोई गलत बात न की थी। मैं तो अपनी बहन का घर उजाड़ने की सोच भी न सकती थी। अपनी बहन की शादी खतरे में देख मेरा दिल भी दुख रहा था। इच्छा हो रही थी कि अपनी शक्ल को आग लगा दूं, लेकिन किसी ने मेरे दिल की बात न समझी। बहन भी गुस्से में मुझे भला बुरा कहने लगी। पापा और भाइयों ने भी पहले तो मेरी खूब पिटाई की, फिर बाद में वो भी दीदी को समझाने लगे कि वो इस रिश्ते के लिए सहमति दे दे, क्योंकि जीजा फ्री में मुझसे शादी जो करना चाहता था। शायद वो लोग मेरा शादी का दिन भी पक्का कर दिए, लेकिन मैं अपनी बहन की सौतन नहीं बनना चाहती थी। कैलाश को मैं पहले से जानती थी, क्योंकि पहले उसी के दुकान का कपड़ा लाकर सिलती थी। मैंने कैलाश को जब ये बातें कही तो उसने मुझे घर से भाग जाने को कहा। शादी करने का विचार तो न था हमारा, लेकिन कैलाश की पत्नी शादी के 2 साल बाद ही हिमांशु को जन्म देते हुए गुजर गई थी। कुछ दिनों तक मैं अपने घर वालों का इंतज़ार की। शायद वो आ जाते तो मैं अपने जीजा से शादी न करने की शर्त पर उनके साथ वापस भी जा सकती थी, लेकिन वो तो मुझे भुला ही दी। कैलाश हिमांशु की परवरिश अकेले ही कर रहे थे। मेरे आने पर हिमांशु ने मुझे ही अपनी मम्मी समझ लिया। कुछ दिनों तक इंतज़ार करने के बाद कैलाश ने मुझसे शादी कर लिया। अब तो मैं भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो बच्चा तुम्हारा बेटा नहीं है? मैं थोड़ा आश्चर्य से पूछी। तभी हिमांशु आ गया और गोरकी को पकड़ लिया। मम्मी, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। गोरकी मुझे चुप रहने का इशारा की और हिमांशु को लाड करने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली, दीदी, अब आप ही बताओ, ज़्यादा इज्जत का काम क्या है? बहन का बसा हुआ घर तोड़ना या किसी का उजड़ा हुआ घर संभालना? कैलाश ने मेरे साथ कभी भी कोई ज़बरदस्ती न की थी। शायद यही वजह है कि मैं इनकी ओर खींची चली आई। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे पूछी, तू अब भी घर नहीं जाना चाहती? शुरुआत में तो मुझे घर की काफ़ी याद आती थी। कई बार फ़ोन भी की, लेकिन वो लोग आवाज़ सुनकर ही फ़ोन काट देते थे। एक बार पता लगवाया तो पता चला कि दीदी को भी बच्चा हो गया है। जीजा भी अब शांत हो गया, लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहती, क्योंकि जीजा तो गैर था। पर मेरे अपनों ने भी मुझे उस वक्त न समझा था। दीदी, आपसे भी विनती है, मेरी इस दुनिया के बारे में उन्हें नहीं बताइएगा। जानती हूँ भागी हुई लड़की समाज का कलंक होती है, लेकिन मैं तो खुद को कलंक से बचाने के लिए भागी थी। कहते हुए वो मेरे सामने हाथ जोड़ ली। मैं उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और थपथपाते हुए बाहर आ गई। शायद मेरी उस थपथपाहट में सब कुछ था जो उसे चाहिए थी। दोस्तों, क्या गोरकी का फैसला सही था? अपनी राय हमें कमेंट में लिखें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।